नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़िरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कई मरतबा कि ये जो मौजूदा सरकार है भारत की, मोदी सरकार, पिछले 10 सालों से इसके इंटरेस्ट में ये है कि भारत का जितना हो सके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्चा किया जाए। और जाहिर है उसमें मकसद यही है कि भारत की इकोनॉमी वो बढ़े, जीडीपी बढ़े, लोगों का भला हो, लोगों के जेब में ज़्यादा पैसा आए, लोगों को नौकरियां मिले। इस सिलसिले में मैंने बताया था कि किस तरह 2 साल पहले जो बजट आया था 22-23 का, उसमें 7 लाख करोड़ रुपया एलोकेशन हुई थी, मुख्तस किए गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर 23-24 में 10 लाख करोड़, इस साल 24-25 में 11,11,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है, एलोकेट की गई है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें सब आ जाता है। हमारे जो शाहराहे हैं, रोड स्ट्रक्चर है, हमारा जो रेलवे है, हमारे जो वाटरवेज हैं, हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं। अब देखिए, मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट किस तरह होता है? वो सी पोर्ट के थ्रू होता है। 99.9% बाय एयर भी होता है, बाय रोड भी हो सकता है नज़दीकी मुल्कों तक, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो है पानी के रास्ते एक्सपोर्ट किया जाता है। और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बंदरगाहों की। और बंदरगाहें जो होती हैं उनकी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी कैपेसिटी के पानी के जहाज को हैंडल कर सकती हैं, कितना जल्दी उसको अनलोड कर सकती हैं, कितना जल्दी उसको अपलोड कर सकती हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाहें, बड़ी बंदरगाहें होने की ज़रूरत है हमें। इस वक्त भारत की जो पोजीशन है उसमें बड़ी बंदरगाह कोई भी नहीं है। यानी यूं समझ लीजिए कि एक जहाज जो 24,000 कंटेनर, एक कंटेनर की चौड़ाई 20 फुट की होती है। एक जहाज अगर 24,000 ऐसे कंटेनर लेकर आए, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। ऐसा भारत में कोई बंदरगाह नहीं है, इस वक्त नहीं है। बना रहे हैं ये अलग बात है। इसके लिए हमें श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पहले वो माल वहाँ जाता है, वहाँ से उसको शिफ्ट करते हैं छोटे छोटे जहाज़ों में जो कम कंटेनर ले सकते हैं, उठा सकते हैं। फिर वहाँ से भारत के अलग अलग बंदरगाहों तक वो माल भेजा जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो खर्चा बढ़ जाता है, किराया बढ़ जाता है, और दूसरे वक्त भी ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे असर पड़ता है। इसके लिए भारत को एक बड़ी बंदरगाह की ज़रूरत थी। अब भारत ऐसे 2 बड़ी बंदरगाहें बना रहा है। एक है केरला में विजिंजम में, जो कि अदानी वाले ही बना रहे हैं, और दूसरा भारत सरकार खुद मुंबई के नज़दीक, मुंबई के वेस्ट में मगरबी जो साहिल है वहाँ पर एक नई बंदरगाह बना रहे हैं। पालघर ज़िला है, पहले वो थाने का ही हिस्सा हुआ करता था, अभी उसको काट के अलग ज़िला कर दिया है। तो ये मुंबई के वेस्ट में पड़ता है।
वहाँ पर एक नई बंदरगाह बनाने जा रहे हैं। अब मैं आपको वैसे बता दूं मोटा मोटा, इस वक्त मुंबई में दो बंदरगाहें पहले से हैं। एक जो पुरानी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वालों की इंदिरा डॉक्स वगैरह आपने सुने होंगे, और दूसरी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि ईस्ट में यानी मुंबई के ईस्ट में जो है खाड़ी के दूसरी तरफ पड़ती है। तो वो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी बंदरगाह है वो। अब ये जो हम पालघर में बनाने जा रहे हैं, इसको फिलहाल नाम दिया गया है वदावन सी पोर्ट। तो टेम्पररी नाम है, बाद में हो सकता है कोई भी नाम दे दें इसको। तो ये जो बंदरगाह है ना, ये आप समझ लीजिए कि इस वक्त जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ी बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो नावा शेवा में है। वो जहाँ तक अभी एक नई जो पुल भी बनाई गई है, अटल सेतु, मुंबई मेनलैंड से वहाँ तक वो पुल भी जाती है। तो वो नावा शेवा वाली जो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। और दूसरी मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है, जो है वो अदानी का है, वो भी बड़ी बंदरगाह है, लेकिन इस वक्त वो भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से छोटी है। अब हम जो दो बनाने जा रहे हैं, एक मैंने अर्ज किया कि वदावन में जो मुंबई के वेस्ट में होगी, इस तरह से मुंबई में 3 बंदरगाहें हो जाएंगी। कराची में इस वक्त 2 है, एक पुरानी कराची पोर्ट ट्रस्ट वाली और दूसरी मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट, जो पिपरी जो है के नज़दीक है। अब ये जो मुंबई में अभी 2 बंदरगाहें पहले हैं, मैंने अर्ज किया नवाज शेवा और मुंबई पोर्ट, ये तीसरी बनेगी मुंबई के वेस्ट में जो है। पहली मुंबई के साउथ में थी, दूसरी मुंबई के ईस्ट में बनाई गई थी, और ये मुंबई के वेस्ट में होगी। और ये बंदरगाह जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह होगी और दुनिया की 10 सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक होगी। अब फिर हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो बड़े बड़े पानी के जहाज़ हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि जिसमें 20 फीट वाले 24,000 कंटेनर लदे होते हैं, ऐसे बड़े जो पानी के जहाज़ हैं उनको हमें इस वक्त कोलंबो भेजना पड़ता है। फिर वहाँ से उसको माल को शिफ्ट करके और भारत की बंदरगाहों को भेजा जाता है। लेकिन अब के बाद अब ये बन जाएंगे, ये 2030 तक बन जाएंगे, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा हम जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनको अगर इस किस्म की कोई खिदमत की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमें ये काम दे सकते हैं और इससे भी कमाई हो सकती है। अब मैं आपको ये जो वदावन पोर्ट है इसके बारे में ये भी बता दूं, चंद रोज के बाद आज मेरे ख्याल में 26 तारीख है, 30 तारीख को भारत के वजीर आजम जनाब मोदी इसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं मुंबई में। और ये 6 साल के अंदर 2030 तक मुकम्मल हो जाएगी बनकर, और उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगी। अब इसकी जो मोटी मोटी बातें हैं, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंट फीचर्स, मैं उनसे आपको मुतला करना चाहता हूँ। सुनिए आप। एक तो इस पर 76,220 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आप समझ लीजिए कि तकरीबन $9 बिलियन इस पर लगेंगे। एक ही प्रोजेक्ट है, मैं आपको बता दूं, यानी 2.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अच्छा, उसके बाद ये जो है ये बंदरगाह जो है 2035 से जो है 15 मिलियन TEU के काम कर सकेगी। इसकी कैपेसिटी में
मतलब वो ऐसा उनके यूनिट होते हैं और 2040 तक जो है 23.2 मिलियन TEU तक काम कर सकेगी। इस वक्त जो है सबसे बड़ी बंदरगाह जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो 14 मिलियन TEU तक काम कर सकता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे, 4 मल्टीपर्पज़ बर्थ होंगे। मल्टीपर्पज़ से मुराद ये है कि कार्गो शिप हो, पैसेंजर शिप हो, क्रूज हो, कुछ भी हो, वो डॉक कर सकता है वहां पर। 4 लिक्विड कार्गो बर्थ होंगे, पेट्रोल आता है, मतलब क्रूड ऑयल आता है, उनके जो जहाज आते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक फैसिलिटी होती है, उसको अनलोड करने के लिए पाइप मिलाए जाते हैं और उनसे वो जो है शिप में से तेल को नीचे उतारा जाता है। एक रो रो बर्थ होगा। रो रो से मुराद होती है रोल ऑन रोल ऑफ, यानी बाहर से कोई चीज, समझो कार ही आती है तो छोटे पानी से वो आके छोटे से फेरी में आके वो चढ़ के यहाँ पे आके फिर उतर के और काम कर सकते हैं। रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं उसको। ये बंदरगाह जो है, मैंने जैसे अर्ज किया कि मुंबई के जो मगरबी किनारा है, मगरबी साहिल है, वहाँ पर जो पालघर है, हकीकत में उसके थोड़ी देर के थोड़े का ये, वैसे तो ये महाराष्ट्र ही है लेकिन इसके थोड़ा आगे जाते हैं तो गुजरात शुरू हो जाता है। पहले ज़माने में जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करता, अंग्रेज़ों ने बनाया था जब 19th सेंचुरी में, जब तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये गुजरात, महाराष्ट्र और आपको शायद को बहुतों के इल्म न हो, सिंध भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था और उसका जो कैपिटल था, उसकी जो राजधानी थी, दारुल खलाफा था, वो मुंबई हुआ करता था। बॉम्बे कहते थे उस वक्त उसको। ये बॉम्बे क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र के सरहद पर पड़ता है, तो और वैसे भी इस वक्त भी आप देखेंगे ना तो मुंबई में आपको जितने महाराष्ट्रन मिलेंगे तो इतने आपको गुजराती भी मिलेंगे। और शायद बहुतों के इल्म न हो, कराची में भी बिफोर पार्टीशन गुजराती बहुत आया करते थे, क्योंकि गुजरात के ऊपर सिंध पड़ता है तो उनको सिंध नज़दीक पड़ता। ख़ास तौर पर जो कच्छी लोग होते हैं जिनकी ज़ुबान भी सिंधी से मिलती है, तो कच्छी व्यापारी, हिंदू जाहिर है, मुसलमान भी, लेकिन ज़्यादातर हिंदू, वो कराची भी आया करते थे। तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये जो बंदरगाह है ना, ये दुनिया की 10 सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक होगी। भारत की जो इस वक्त की जो मुश्किल है कि बड़े साइज के जो शिप होते हैं वो यहाँ पे अनडॉक नहीं हो सकते, अनलोड नहीं हो सकते, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेगी और उसके साथ साथ पड़ोसी मुल्कों तक को ये सहूलत फराहम की जा सकेगी। इस तरह से भारत की इकोनॉमी में और भी उछाल आएगा। और ये तो आपको इल्म है ही, मैं कई मरतबा बता चुका हूँ। कुछ दिन कबल जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, गीता गोपीनाथ, उसने कहा था कि 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और वैसे भी मोदी तो कह चुका है कि 2047 तक हमें भारत को दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार किया जाना हमारा जो है हदफ है, लक्ष्य है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।